गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी। हमने टॉपिक किया था कल आपका शेयर सर्टिफिकेट, शेयर वारंट और स्टॉक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम आपका नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। आप ही बताएंगे आज मुझे थोड़ा बहुत ना, क्या होते हैं जो हमारा नया टॉपिक है, कॉल्स ऑन शेयर फॉर फीचर और री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, क्या होते हैं ये सब। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल्स ऑन शेयर्स। क्या होते हैं भाई कॉल्स ऑन शेयर्स? हाँ जी गर्ल्स, क्या होते हैं कॉल्स ऑन शेयर्स? सर जब डायरेक्टर या कंपनी शेयर होल्डर से अपने वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट जब पे करते तो जब कॉल मनी मंगाते तो उसको कॉल ऑन शेयर। ओके, और कोई? हाँ जी, और किसी ने अकाउंट्स में फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ा क्या कुछ भी? गर्ल्स? सर जो शेयर्स का फेस वैल्यू है उसे छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। उस एप्लीकेशन में जो पैसे मंगाए जाते हैं उसे कॉल शेयर्स कहते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन पे मंगाए जाते हैं वो कॉल्स होते हैं या कौन से कॉल्स होते हैं? नहीं सर, एप्लीकेशन को छोड़कर जो शेयर्स के जो पैसे मंगाए जाते हैं वो कॉल शेयर्स होते हैं। अच्छा, कॉल्स ऑन शेयर्स होते हैं। ओके, और हाँ जी, अरे भाई आप लोगों ने पढ़ा नहीं है क्या ये फर्स्ट सेमेस्टर में? गर्ल्स, यस सर। नहीं पढ़ा है क्या भैया आप लोगों ने कॉल्स ऑन शेयर सर फॉर पढ़ा फी? है। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं ये चैप्टर नहीं पढ़ा रहा आपको और आपको ये चैप्टर खुद पढ़ना है क्योंकि आप लोग ये पढ़ चुके हो। हाँ जी, कॉल्स ऑन शेयर्स फॉर फीचर री इशू फॉरफिटेड शेयर्स, क्या होते हैं भाई ये? यस सर। हाँ जी प्रतिभा बोलो। नहीं सर, आप कह रहे थे ना कि नहीं पढ़ाऊंगा तो पढ़ सकते हो। हाँ सर, ये पढ़ सकते हैं चैप्टर। अच्छा, ये चैप्टर पढ़ सकते हो लेकिन आंसर तो नहीं आ रहा मेरे पास किसी का भी, कोई जवाब ही क्या नहीं दे। पूछा था? किसकी आवाज आई थी? ये क्या पूछा है? सर मैंने वो नेटवर्क इश्यू था तो सुनाई नहीं दिया। अच्छा, नेटवर्क इश्यू था। गोल्डी एक क्वेश्चन दिया था कल मैंने होमवर्क के लिए। यस सर, शेयर्स और स्टॉक का। हाँ, क्या होते हैं दोनों में सर डिफरेंस? शेयर तो पार्ट ऑफ अ कैपिटल होता है और स्टॉक जो है फुल्ली पेड अप शेयर्स को बोलते हैं। अच्छा, ओके शेयर्स को हम पार प्रीमियम डिस्काउंट पे कर सकते हैं और स्टॉक को नहीं कर सकते। ओके इशू। ओके, और भी कोई ट्राई करना शेयर चाहे? जो हाँ जी, बोलो 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 गोल्डी। नहीं सर, शेयर सिर्फ पार्ट है, वो स्टॉक है, वो कलेक्शन ऑफ शेयर्स था। ओके ओके चलिए। हाँ जी, शेयर की फेस वैल्यू होती है, स्टॉक की नहीं होती है। ओके चलिए, गुड। जो स्पीकर पे नहीं बोल सकते वो अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्योंकि मैं चैट बॉक्स में से भी रीड कर सकता हूँ, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स एकदम से बोल नहीं सकते, तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी आपका आंसर है। ठीक है। हाँ जी, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे आज का कि कॉल्स ऑन शेयर्स क्या होता है, फॉर फीचर क्या होता है, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स क्या होते हैं। क्या होते हैं भाई कॉल्स ऑन शेयर्स?
जब कंपनी शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट कर देती है, उसके बाद जो अमाउंट कॉल मंगवाती है उसको कॉल्स ऑन शेयर बोलते हैं। फोरफीचर वो होती है जब शेयर होल्डर पे नहीं कर पाता, जो अमाउंट मंगवाई होती कंपनी ने, उसको फोरफीचर को। ओके, हेलो गर्ल्स, आवाज आ रही है? नहीं आ रही आवाज। हेलो, आवाज आ रही है गर्ल्स? हाँ जी, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू चल रहा है इसमें भी, मेरे पास भी आज। ओके, हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे आपका फॉरफीचर, कॉल्स ऑन शेयर्स, रीइश्यू फॉरफिटेड शेयर्स। जब हम बात करते हैं आपका कॉल्स की, कॉल्स क्या होते हैं आपके? A call may be defined as a demand by the company on its shareholders to pay the whole or part of the balance remaining remaining हाँ जी, तो हमारा जो भी एक पार्ट होता है छोटा सा, वो अगर कुछ हिस्सा रह गया होता है जो उसने एप्लीकेशन पे, क्योंकि हम सारा पैसा एप्लीकेशन पे नहीं मंगा सकते, तो जो पैसा एप्लीकेशन पे रह गया होता है वो पैसा वो अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे वो मंगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? According to section 69 of the act, which shall not be 5% of the nominal हेलो हेलो, ओके, Yes, sir. आवाज आ रही है गर्ल्स? Yes, sir. सर ओके, हाँ जी, द डायरेक्ट which shall not be less than 5% of the nominal amount of the share is to be paid on application. A specified amount on allotment and the remaining amount of the face value of the share specified or non-specified installment from time to time. तो ये जो नॉन स्पेसिफाइड इंस्टॉलमेंट हैं जो आपके टाइम टू टाइम मांगे जाते हैं कंपनी के द्वारा, वो आपके क्या हैं? कॉल्स हैं। यहाँ पे क्या कहता है? द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी have the right under the company's articles to make calls for such installments. A call may be defined as the demand made by the company on its shareholders to pay the whole or part of the balance remaining unpaid on each share after allotment at any time during its lifetime. ठीक है, ऐसा नहीं है कि भी आपका एप्लीकेशन पे ही सारा पैसा मांग लिया जाता है। ठीक है, तो वो कुछ जो पैसा जो आपका शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है, मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है,
तो मान लीजिए अगर 3 रुपये उसने एप्लीकेशन पे ले लिए, 2 रुपये उसने अलॉटमेंट पे ले लिए और फिर उसने 2 रुपये फिर आपके फर्स्ट कॉल पे मंगा लिए 3-4 महीने बाद अलॉटमेंट के, और उसके बाद फाइनल कॉल पे उसने 3 रुपये मांग लिए और 3-4 महीने बाद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कहता है, लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग कॉल्स। क्या क्या लीगल प्रोविजंस होते हैं भाई? अंडर द कंपनीज एक्ट द रेगुलेशन ऑफ इट शेड्यूल 1 टेबल ए एप्लीकेबल टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हमारा जो पब्लिक कंपनी है उसके लिए आपका क्या बनाना जरूरी है, मतलब क्या होना चाहिए उसके पास? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन? मेमोरेंडम। अच्छा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसके लिए जरूरी नहीं है? जरूरी है। जरूरी है। अच्छा, क्या जरूरी है? टेबल ए शेड्यूल 1 का टेबल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जरूरी है। ओके, अगर कोई पब्लिक कंपनी अगर नहीं बनाती है तो क्या होगा? टेबल ए शेड्यूल 1 का फॉलो करेंगे। हाँ जी, प्राइवेट कंपनी के लिए दोनों बनाने जरूरी हैं आपके, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी। पब्लिक कंपनी के लिए मेमोरेंडम जरूरी है, लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लिए वो आपका टेबल ए का शेड्यूल 1 फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका वही सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। ठीक है, The verdicts of court given from time to time, the provision with respect to calls may be defined as under। सबसे पहला क्या है यहाँ पे? Where any calls are made on shares for further share capital, such calls shall be made on a uniform basis on all shares falling under the same class। ठीक है, कि भाई अगर आपका कोई एक कॉल्स मंगवाई जा रही हैं तो वो जो कॉल्स मंगवाई जा रही हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन से नहीं मंगवाई जा रही, उस कैटेगरी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जो उस नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स को होल्ड करते हैं, उन सभी से वो जो बकाया शेयर कैपिटल का हिस्सा है जिसे हम कॉल्स कहते हैं, वो कॉल्स उन शेयर होल्डर से, उन सभी से यूनिफॉर्मली मंगाई जाती है। ठीक है, सेकंड क्या कहता है? A shareholder is bound by law to make the payment of any amount demanded by a call made by the company under the provisions of its memorandum and articles of association. Any call made contrary to such provision shall be void। यानी कि आपका जो शेयर होल्डर है वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसार अगर कंपनी के द्वारा कोई भी कॉल मंगवाई जाती है, जितनी भी उसकी बकाया है या जितनी भी वो मंगाती है कि भाई आपके 10 रुपये का था तो आपने 5 रुपये पहले दे दिए हैं अलॉटमेंट पे और एप्लीकेशन पे, अब आप 2 रुपये हमें दीजिए शेयर्स पे, मान लीजिए 10,000 शेयर्स है तो आप हमें 20,000 रुपये दीजिए। तो जैसे भी है वो कॉल्स पे मंगवाते हैं तो वो अगर प्रावधानों के अनुसार है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसार है, तो वो उसे देनी ही पड़ेगी, लॉ के अकॉर्डिंग, कानून के मुताबिक तो उसे शेयर होल्डर को देनी होगी। लेकिन अगर वो कानूनों के मुताबिक या प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो आपका क्या माना जाएगा? वो वैलिड नहीं माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। क्या कह रहा है आपका? Table A Regulation 13 to 17 of the Schedule 1 defines the provision of the Act with respect to calls on share. These are as under: no call made on any share shall exceed 1/4 of the nominal value of the shares। 1/4 से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, यानी कि 25% से ज़्यादा आप किसी भी कॉल पे नहीं मांग सकते। ठीक है,
उसके बाद क्या कहते हैं, नो कॉल शैल made shall be payable at less than 1 month from date fixed for the payment of the last preceding call। यानी कि 1 मंथ से ज्यादा टाइम पीरियड उनको एक और किसी भी 2 कॉल के बीच में, चाहे वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल हो या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल हो, किसी भी कॉल के बीच में 1 महीने से ज्यादा का गैप होना जरूरी है। उससे कम में 1 महीने के अंदर कॉल नहीं मांग सकते। Each member shall receive at least 14 days notice specifying the time or times and place of payment and the amount called on his shares। उसे 14 दिन का नोटिस, आपका क्या कह रहा है, वो कंपनी जो है उसको 1 महीने से कम का टाइम नहीं मांग सकती। मतलब टाइम, दोनों जो 2 कॉल्स है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 1 महीने से ज्यादा का होना चाहिए। और जब वो उसको शेयर होल्डर को या मेंबर को भेज रहे हैं तो कम से कम उसे पेमेंट करने के लिए 14 दिन का नोटिस उसे दिया जाना चाहिए। A call may be revoked or postponed at the direction of board of directors। A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the board of directors authorizing the call was passed and may be required to be paid by installments। ठीक है भाई, कि भाई अगर आपका कॉल जो बुलानी है, कॉल करनी है, डायरेक्टर्स के द्वारा रेजोल्यूशन पास होते ही ये मान लिया जाता है, ये डीम्ड टू बी पास्ड कहते हैं इसे, कि भाई डीम्ड टू बी कॉल, कि भाई उनके द्वारा रेजोल्यूशन पास होते ही मान लिया जाता है कि कॉल कर ली जाएंगी या कर ली गई हैं शेयर्स को। If an amount called in respect of any shares is not paid before or on the day appointed for payment thereof, the person from whom the sum is due shall pay interest thereon at the rate of 5% per annum or at such lower rate as the board of directors may determine। ठीक है, वो या तो क्या करेगा, अगर उसने पेमेंट जो भी उसके लिए टाइम पीरियड कॉल्स के लिए दिया गया है, मान लीजिए उसको 14 डेज का नोटिस भी दे दिया गया है कि भाई 14 दिन में आपने अपनी पेमेंट करनी है, तो अगर वो इस टाइम पीरियड में भी अपनी पेमेंट नहीं करता है तो उसे इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट चुकाना होगा 5% के पर एनम के हिसाब से, या फिर जो भी डायरेक्टर्स डिसाइड करें कि भाई इतना % आपने इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी हैव द राइट to make calls on company shares। This right is in the form of a trust which the company has placed in its directors, and they must use this right in the interest of the company। Where the directors of a company make a call on the company's shareholder but do not pay the call amount themselves, they are guilty of breach of trust। If any director continues such default for 6 months, he shall be bound to vacate his ऑफिस एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कि भाई आपका, क्योंकि आपको पता होगा डायरेक्टर्स के पास भी कुछ शेयर्स होते हैं, क्वालिफिकेशन शेयर्स डायरेक्टर्स के पास भी होते हैं। तो वो क्या कह रहा है भाई, अगर डायरेक्टर्स बाकी शेयर होल्डर्स को कह रहे हैं कि भाई आप अपने कॉल्स के अमाउंट जो है वो टाइमली पे करिए, और खुद अपने जो कॉल्स के अमाउंट है वो टाइमली पे नहीं करते हैं, वो उसमें डिफॉल्ट करते हैं, तो ऐसा डिफॉल्ट अगर वो 6 महीने तक करते हैं तो उनको अपनी सीट पे रहने का अधिकार नहीं है, उनको अपना ऑफिस, जो अपनी सीट है, जो अपनी पोजीशन है, वो छोड़ देनी चाहिए। he shall be bound to be vacate his office। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका, where the shares are transferred after a call is made but before call amount is paid, the transferer of share shall be bound to make the payment of such call amount। The directors of the company may refuse to register the transfer of shares till the call amount has been paid। ठीक है,
वेयर द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड आफ्टर अ कॉल इज मेड। ठीक है, जैसे ही उसको जो कॉल की जाती है लेकिन अभी कॉल की अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, तो डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, वो उनके इस ट्रांसफर को रोक सकते हैं जब तक कि उनका जो कॉल का अमाउंट है वो नहीं आ जाता। ठीक है, वो उसको रजिस्टर में उसको ट्रांसफर नहीं होने देंगे। A deceased member of a company shall be deemed to be its member after death and his property shall be deemed to be liable for the call amount। ठीक है, अगर किसी शेयर होल्डर की या मेंबर ऑफ अ कंपनी की अगर मौत हो जाती है और उसके नाम पे, क्योंकि वो एक मेंबर है कंपनी का और उसके नाम पे कोई कॉल है, यानी कि अभी उसकी जो शेयर्स हैं वो अभी फुल्ली पेड नहीं है, उसका अभी कॉल नहीं की गई है। ठीक है, कॉल अभी, और जब उसकी कॉल की गई है तब वो मर चुका है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी उसका प्रॉपर्टी का होगा वो भी लायबल होगा, यानी कि जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा कि भाई आपको हमारी कंपनी के शेयर्स की कॉल जो है वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, all calls due or to become due in future from an insolvent member of a company may be included in the insolvency proceedings with respect to the member becoming insolvent। The company may be included in the insolvency proceedings with respect to the member becoming insolvency proceedings का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो भी उसका कागजी कार्रवाई है, जो भी उसके मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं और सारी जो चीज़ें हैं उसके अंदर ये भी लिखा जाएगा कि भाई ये मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया है। ठीक है, सॉरी, इंसॉल्वेंट का मतलब है वो दिवालिया हो गया है, वो आपका ल्यूनेसी होता है जो दिमागी तौर से बीमार होता है। इंसॉल्वेंट मतलब वो दिवालिया हो गया, तो उस केस में आपका क्या है, लिखा जाएगा कि ये मेंबर जो है दिवालिया हो गया है और लेकिन इसके ऊपर इतना बकाया जो कॉल्स हैं वो अभी इसने पे नहीं की है। तो इंसॉल्वेंस की जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो भी उसकी, मान लीजिए अगर कोई उसका जो शेयर का अमाउंट है, कोई उसका प्रॉपर्टी वगैरह बेच के या कोई और मॉर्गेज वगैरह करके उसका जो कॉल्स का अमाउंट है वो लिया जा सकता है। ठीक है, ऑल a company may, if so authorized by its articles, pay dividends in proportion to the amount paid upon each share। The amount of call money on any shares may be paid in cash or it may be adjusted in any amount that the company owes the shareholder who is to pay the call amount। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो है नेक्स्ट इसकी जो सेक्रेटरी के जो फंक्शन है फिर वो हम कल करेंगे। ठीक है, क्या क्या फंक्शन है सेक्रेटरी के, वही सारे आपके फंक्शंस हैं जो पीछे हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, हाँ जी, तो अब आप अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अपनी। सर कुछ पूछना था। हाँ जी, पूछिए। सर लॉजिंग टिकट क्या होता है? लॉजिंग टिकट, यस सर। हाँ जी, लॉजमेंट टिकट मैंने बताया था, किसको बताया था? हाँ जी, सर मुझे रिसिप्ट होती है। हाँ जी, बताओ गोल्डी। हेलो, हाँ जी, बताओ गोल्डी। हेलो गोल्डी, आवाज आ रही है? नहीं आ रही लगता है, तो मैं ही बता दूंगा। आरती, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी, आरती, लॉजमेंट टिकट वो होता है जो आपका एक तरह से शेयर वारंट, शेयर वारंट या शेयर सर्टिफिकेट, जब आप उसको चेंज करने जाते हो, मान लीजिए आप अपना जो शेयर वारंट है, शेयर वारंट आपका क्योंकि पता है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बियरर्स डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, तो उसके साथ में क्या होता है, एक कूपन दिया जाता है।
क्या दिया जाता है, कूपन टाइप में दिया जाता है। ये एक तरह से आप रिसिप्ट मान लीजिए, रिसिप्ट दिया जाता है जिसके बेसिस पर आपको क्या है, क्योंकि हमारे पास जिसको हम शेयर वारंट इशू करते हैं उसका कोई भी नाम या एड्रेस या कोई भी पता नहीं होता, और हम उसको किसके जरिए कम्युनिकेट करते हैं, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट के जरिए हम उस तक कम्युनिकेशन करते हैं। तो आपका लॉजमेंट टिकट वो होता है जिसके अंदर आपने मान लीजिए अपना जो शेयर वारंट है या शेयर सर्टिफिकेट है, आपने शेयर सर्टिफिकेट के बदले में शेयर वारंट लिए हैं या शेयर वारंट के बदले में आपने शेयर सर्टिफिकेट लिए हैं, तो आपको कंपनी क्या है, एक तरह से एक रिसिप्ट बना के देती है, एक टिकट बना के देती है कि भाई आप जो है आपने अपने शेयर्स जो हैं वो शेयर वारंट में कन्वर्ट कराए हैं या शेयर वारंट जो है वो शेयर सर्टिफिकेट्स लिए हैं आपने, तो उसके बदले में वो एक रिसिप्ट आपको देते हैं, एक टिकट आपको देते हैं जो आप कंपनी में, क्योंकि अगर आप शेयर वारंट को आप कन्वर्ट करा रहे हो शेयर सर्टिफिकेट में, तो आपको क्या करते हैं, आपको अपना शेयर वारंट कंपनी के पास जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे जमा होने के बाद, फाइल होने के बाद, वो कंपनी जो है आपको एक लॉजमेंट टिकट देती है कि भाई आपके जो शेयर्स हैं, जो आपने जो शेयर वारंट है वो आपने वापस कंपनी के पास हमारे पास जमा हो गए हैं, तो आपके अब हम शेयर सर्टिफिकेट इशू करेंगे और आप इस रिसिप्ट को, इस टिकट को संभाल के रखना। अब जो इतने टाइम पीरियड में जितने में आपके शेयर सर्टिफिकेट तैयार होते हैं, इतने में आप उस लॉजमेंट टिकट को संभाल के रखते हो, और जैसे ही आपका तैयार हो जाते हैं, आप वो लॉजमेंट टिकट दिखा के आपको शेयर सर्टिफिकेट जो शेयर वारंट के बदले में वो आपको दोबारा मिल जाते हैं, और आपका नाम जो है दोबारा से रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में दोबारा से आपका रीएडमिशन और आपका नाम उसमें नोट कर लिया जाता है। ठीक है, ठीक है आरती? ओके सर। हाँ जी, और कोई? हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है गर्ल्स? नो सर। नो, ओके। हाँ जी, तो हाँ, गोल्डी आप अटेंडेंस ले लेना। कहाँ है गोल्डी? ओके सर। यस सर, यहीं पे। ओके, हाँ जी, गोल्डी अटेंडेंस ले लेना और दे देना, ठीक है, ग्रुप में डाल ओके सर। ओके, चलिए, थैंक यू क्लास।